हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप यू गाइस आर डूइंग ग्रेट। आज हम लोग अपना सेकेंड पार्ट देखेंगे द कोल्ड वॉर एरा का। फर्स्ट पार्ट में हमने नम तक पढ़ा था, नॉन अलाइन मूवमेंट के बारे में। एक ऐसी मूवमेंट, एक ऐसा ग्रुप, एक ऐसा थर्ड वर्ल्ड जिसको ना ही यूएसए के अलाइंसेस में इंटरेस्ट था, ना ही यूएसएसआर के अलाइंसेस में इंटरेस्ट था। क्योंकि उनको थोड़ा टाइम चाहिए था डेवलपमेंट के लिए, क्योंकि वो भी अभी डिकोलोनाइज्ड हुए थे किससे, ब्रिटिशर्स के रूल से। सो अब हम अपना नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे, एरिनाज ऑफ द कोल्ड वॉर। सबसे पहले हम देख लेते हैं एरिनाज का मतलब क्या होता है। तो एरिनाज का मतलब होता है एरियाज वेयर क्राइसिस एंड वॉर अकर्ड और थ्रेटन टू अकर बिटवीन द अलायंस सिस्टम्स बट डिडंट क्रॉस सर्टेन लिमिट्स। तो एरिनाज का मतलब होता है वो वाले एरियाज़ जहाँ पर वॉर हो चुके हैं या होने वाले होते हैं। ऐसा लग रहा होता है कि यहाँ पर वॉर होने वाले हैं, उन एरियाज़ को एरिनाज बोलते हैं। बट जो वहाँ पर वॉर होते हैं वो अपनी लिमिट्स क्रॉस नहीं करते हैं। लिमिट्स क्रॉस नहीं करते हैं इसका मतलब ये है कि मतलब वो जो वॉर होते हैं वो किसी बड़े वॉर में कन्वर्ट नहीं होते हैं, न्यूक्लियर वॉर या फिर वर्ल्ड वॉर में कन्वर्ट नहीं होते हैं। वो वॉर होते हैं लेकिन लिमिटेड लिमिट्स में रहती है। जो वॉर होते हैं वो किसी वर्ल्ड वॉर में कन्वर्ट नहीं होते हैं। तो अब देखो, जो यूएसए एंड यूएसएसआर है, ये दो हमारे सुपर पावर्स थी, हमने पढ़ा था, क्योंकि सिर्फ ये दो सुपर पावर्स बची थी वर्ल्ड वॉर 1 एंड वर्ल्ड वॉर 2 के बाद। तो यूएसए एंड यूएसएसआर ने क्या किया, इन्होंने अपनी कंट्रीज़ के अंदर तो वॉर होने नहीं दिया। ये लड़ते थे लेकिन इनडायरेक्टली लड़ते थे। इनके जो अलायंसेस थे वहाँ पर वॉर होने शुरू हो गए थे। किन की वजह से? यूएसए एंड यूएसएसआर की वजह से। इन्होंने जो अलायंस बनाए थे अपने, हमने लास्ट टॉपिक्स में पढ़ा था, लास्ट पार्ट में पढ़ा था, लास्ट वीडियो में, कि इन्होंने जो अपने अलायंसेस बनाए हैं उनके अंदर वॉर्स होने शुरू हो गए। फॉर एग्ज़ाम्पल कोरियन वॉर जो हुआ था 1950 से 1953 तक। तो ये बहुत सारे वो वॉर्स हैं जो इन दोनों की वजह से हुए थे। सेकेंड वॉर है हमारा अफ़गानिस्तान वॉर 1979-89। इन सब वॉर्स की वजह कुछ नहीं थी, बस यही दो सुपर पावर्स के बीच की लड़ाई थी जो ये लोग लड़ रहे थे। फिर थर्ड है हमारा वियतनाम वॉर जो 1955 से 1957 में हुआ था। आपको सिर्फ इनकी ये जो डेट्स हैं ये याद रखनी है, बाकी इसके बारे में ज़्यादा डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है। फोर्थ हमारा क्यूबन मिसाइल क्राइसिस, मुझे नहीं लगता इसके बारे में बताने की ज़रूरत है, क्योंकि ये मैंने लास्ट वीडियो में बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया था पूरा टॉपिक, किस तरीके से वहाँ पर दोनों के बीच में ये तकरार हुई थी। बट वॉर नहीं हुआ था, बस एक तकरार हुई थी जिसको क्यूबन मिसाइल क्राइसिस बोला गया है। फिफ्थ है हमारा बर्लिन एयरलिफ्ट जो 1948 से 49 तक हुआ था। तो इसके अंदर क्या हुआ था, ये देख लो आप थोड़ा सा। जो ये बर्लिन है, ये पूरा का पूरा, ये जो दे रखा है यहाँ पर, ये बर्लिन है। तो यहाँ पर ये वेस्ट और ईस्ट में बटा हुआ था, ठीक है। तो जो सोवियत यूनियन है वो चाहती थी कि दोनों उसी को मिल जाए, दोनों उसकी तरफ हो जाएं, वेस्ट बर्लिन भी और ईस्ट बर्लिन भी। तो यूएसए ने क्या करवाया था, एक एयरलिफ्ट करवाया था जो हर थोड़ी थोड़ी देर बाद क्या करता था, आता था एक एरोप्लेन आता था, उसके अंदर से एक बॉक्स गिरता था नीचे, एक फूड बॉक्स होता था, उसके अंदर फूड, वाटर वगैरह ये सब चीज़ें होती थी। तो बर्लिन एयरलिफ्ट में सिर्फ इतना ही था। सिक्स्थ है हमारा कोंगो वॉर जो हुआ था अर्ली 1960s में। तो ये सारे वो वॉर्स हैं जो इस टॉपिक में दे रखे हैं। और बस इसके अंदर, इस टॉपिक के अंदर बेसिकली सिर्फ इतना ही है कि ये जो अलाइंसेस हैं इनके बीच में, इनमें जो वॉर हुए हैं इन दोनों की वजह से, यही दे रखा है इसके अंदर। अभी हम नेक्स्ट देखते हैं अपना कि जवाहरलाल नेहरू जो थे हमारे नम के लीडर, उन्होंने किस तरीके से की रोल प्ले किया था। नेक्स्ट पॉइंट है जवाहरलाल नेहरू वन ऑफ द की लीडर ऑफ नम नॉन अलाइन मूवमेंट प्लेड अ की रोल इन मीडिएटिंग बिटवीन द टू कोरियाज़। देखो जो जवाहरलाल, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पॉइंट जो है ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर क्वेश्चन आ सकते हैं 1 मार्क में बेसिकली। तो देखो जवाहरलाल नेहरू जो हैं ये हमारे एक लीडर थे, किसके थे, नम के थे, ये मैंने आपको बताया था। जो जवाहरलाल नेहरू थे वो हमारे नम के लीडर थे, नॉन अलाइन मूवमेंट के। इन्होंने एक बहुत बड़ा रोल प्ले करा था मीडिएटिंग बिटवीन द टू कोरियाज़। मीडिएटिंग का मतलब होता है किसी भी डिसएग्रीमेंट को, दो या दो से ज़्यादा लोगों के बीच में जो डिसएग्रीमेंट होती है उसको ख़त्म करवाना। तो जो टू कोरियाज़ से, नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया, उनके बीच में जो डिसएग्रीमेंट थी उसको ख़त्म करवाने की कोशिश करी थी जवाहरलाल नेहरू ने। नेक्स्ट है इन कोंगो क्राइसिस द यूएन सेक्रेटरी जनरल प्लेड अ की मीडिएटरी रोल। और जो कोंगो क्राइसिस हुआ था उसके अंदर जो यूएन सेक्रेटरी जनरल थे उन्होंने एक मीडिएटरी रोल प्ले किया था। नेक्स्ट है द यूएस एंड यूएसएसआर डिसाइडेड टू कोलैबोरेट इन लिमिटिंग और एलिमिनेटिंग सर्टेन काइंड्स ऑफ न्यूक्लियर एंड नॉन न्यूक्लियर वेपन्स। तो जो फिर क्या हुआ, देखो जो यूएस है एंड यूएसएसआर है, उन लोगों को एहसास होने लगा कि यार हमें ये चीज़ें रोकनी पड़ेंगी, क्योंकि अगर ऐसे ही चलता रहा, इतने लोगों के बीच में, मतलब इतनी कंट्रीज़ के बीच में अगर वॉर होते रहे तो फिर हमें भी एंड में आके लड़ना पड़ेगा, और वर्ल्ड वॉर 3 होने से फिर कोई नहीं रोक सकता। तो इन दोनों को थोड़ी सी अकल आई और ये बैठ कर इन्होंने कोलैबोरेट किया आपस में और डिसाइड किया कि हम एक काम करते हैं, जो भी
न्यूक्लियर या नॉन न्यूक्लियर वेपन्स बनेंगे उनको हम लिमिटेड कर देंगे। क्योंकि यार देखो, हो सकता है कि बाय चांस मतलब यूएस की साइड से किसी सोल्जर ने या किसी भी मतलब किसी भी तरीके से अगर बाय मिस्टेक भी अगर कोई भी मिसाइल या कोई भी न्यूक्लियर वेपन अगर दूसरी साइड मतलब यूएसएसआर के लिए छोड़ दिया जाता है गलती से ही सही, तो फिर उनको कैसे पता चलेगा यूएसएसआर को कि ये गलती से आया है? ऐसे तो फिर एक वॉर प्रोवोक हो जाएगा और फिर वॉर हो जाएगा इन दोनों के बीच में। तो इन्होंने क्या किया, द टू साइड्स साइन 3 सिग्निफिकेंट एग्रीमेंट्स। टू साइड्स कौन कौन सी, यूएस एंड यूएसएसआर, इन दोनों ने मिलकर क्या किया, 3 सिग्निफिकेंट एग्रीमेंट्स को साइन किया। 3 ट्रीटीज़ हैं उनको साइन किया। वो ट्रीटीज़ कौन सी हैं? वो जो 3 ट्रीटीज़ साइन करी थी वो कौन कौन सी थी? हमारी फर्स्ट थी लिमिटेड टेस्ट बैन ट्रीटी, सेकेंड थी न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी एंड थर्ड थी एंटी बैलिस्टिक मिसाइल ट्रीटी। जो फर्स्ट ट्रीटी थी लिमिटेड टेस्ट बैन ट्रीटी, इसके अंदर ये था कि जितने भी मतलब मिसाइल्स वगैरह के टेस्ट वगैरह होते हैं, जब भी आपको पता है कोई भी मिसाइल अगर बनती है, कोई भी वेपन बनता है तो उसके टेस्ट वगैरह होती है जो मतलब अंडरग्राउंड वगैरह होती है। तो इसमें यही हुआ था कि जितने भी वो टेस्ट वगैरह करेंगे वो लिमिटेड कर देंगे, मतलब साल 2 साल में एक बार करेंगे टेस्ट, बहुत ज़्यादा टेस्ट नहीं करेंगे, और करेंगे तो बहुत मतलब पूरा अंडरग्राउंड करेंगे, ठीक है। सेकंड था न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी, एनपीटी। तो इसका मतलब ये है कि नॉन प्रोलिफरेशन का मतलब ये होता है कि जब किसी भी चीज़ की अमाउंट बहुत मतलब उसके अमाउंट में बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, मतलब किसी भी चीज़ की अमाउंट जब बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है तो उसको प्रोलिफरेशन कहते हैं। तो इसमें यह था कि न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी, जो इतने भी न्यूक्लियर वेपन्स वगैरह बनेंगे उनकी अमाउंट कम कर दी जाएगी, मतलब लिमिटेड बनेंगे। अब जितने भी ये लोग न्यूक्लियर वेपन्स वगैरह बनाएंगे उनको अब लिमिटेड बनाएंगे, ज़्यादा नहीं बनाएंगे। थर्ड था एंटी बैलिस्टिक मिसाइल ट्रीटी, ABMT। इसके अंदर ये था कि एंटी बैलिस्टिक मिसाइल ट्रीटी का मतलब ये था कि जो मतलब ऐसा होता है कि कोई अगर मिसाइल ऑलरेडी लॉन्च कर दी गई है, ठीक है, आसमान में ऑलरेडी एक लॉन्च कर दी मिसाइल, तो दूसरी साइड से एक मिसाइल लॉन्च करी जाती है। वो मिसाइल इसलिए लॉन्च करी जाती है ताकि जो मिसाइल ऑलरेडी लॉन्च हो चुकी है उसको ब्लास्ट कर सके आसमान के मतलब वहीं के वहीं आसमान में। इधर से एक मिसाइल गई, इधर से भी एक मिसाइल छोड़ दी, दोनों ने आपस में टकराई, ब्लास्ट हो गई, वहीं के वहीं ख़त्म। तो ये जो चीज़ थी इसको भी लिमिटेड करवाने की एक ट्रीटी साइन करी गई। अब नेक्स्ट है हमारा टॉपिक चैलेंजेस टू बाइपोलैरिटी, पोलर्स कौन कौन से पोलर्स थे हमारे पास, आपको अच्छे से पता है। 2 पोलर्स थे हमारे पास, यूएसए एंड यूएसएसआर, क्योंकि 2 ही सुपर पावर्स थी। लेकिन क्या हुआ, नम जो था एक बहुत पावरफुल होने लगा था, पॉपुलर होने लगा था, तो धीरे धीरे उसकी भी एंट्री होने लग गई। तो ये 2 से 3 होने लगे थे। जो नम था उसकी भी एंट्री हो गई, बहुत ज़्यादा पॉपुलर होने लगा था। तो नम की फुल फॉर्म मुझे पता है, सबको पता होगी, नॉन अलाइन मूवमेंट ऑफर द न्यूली डिकोलोनाइज्ड कंट्रीज ऑफ एशिया, अफ्रीका एंड लैटिन अमेरिका अ थर्ड ऑप्शन दैट इज़ नॉट टू जॉइन एनी ऑफ दिस अलाइंसेस। देखो हुआ क्या कि जो ये हमारे नम थे, इसके अंदर क्या हुआ, जो बहुत सारी डिकोलोनाइज्ड कंट्रीज़ थी जिनको अभी अभी आज़ादी मिली थी ब्रिटिश रूल से, अभी अभी डिकोलोनाइज्ड हुई थी, तो जैसे कि एशिया, अफ्रीका एंड लैटिन अमेरिका, ये सारे के आने लगे थे नम के अंदर। यहाँ पे बनाया हुआ है देखो फिगर, उसके अंदर ये सारे के सारे क्या करने लगे थे, एंटर करने लगे थे, उसी का पार्ट बनने लगे थे। और ये एक थर्ड ऑप्शन बन गया था, एक थर्ड वर्ल्ड बन चुका था नम, जिसको मतलब ये इन्होंने वो ऑप्शन चूज़ करा कि हम कोई भी अलाइंसेस ज्वाइन नहीं करेंगे, ना ही यूएसए ना ही यूएसएसआर। ये मैंने आपको पहले भी बताया था। ओके, सो नम वॉज फाउंडेड बाय 5 लीडर्स। ये आपको अच्छे से पता है, नम के 5 लीडर्स थे, 5 लीडर्स की फ्रेंडशिप से शुरू हुआ था ये। और वो 5 लीडर्स कौन कौन से हैं मैंने आपको पार्ट 1 में बताया था, और कौन कौन सी कंट्रीज़ से हैं वो भी बताया था, इंडिया, यूगोस्लाविया, ये सब थे उसके अंदर। द फर्स्ट समिट असेंबली वॉज हेल्ड इन 1961 एट बेलग्रेड। जो हमारी इसकी नम की जो फर्स्ट असेंबली हुई थी या समिट, वो हुई थी 1961 में। कहाँ हुई थी? बेलग्रेड में। ये बहुत इंपॉर्टेंट है 1 मार्क के लिए। थर्ड पॉइंट है नॉन अलाइनमेंट नाइदर मीन्स आइसोलेशनिज्म, रिमेनिंग अलूफ फ्रॉम द वर्ल्ड अफेयर्स, नॉन न्यूट्रलिटी, स्टेइंग आउट ऑफ द वॉर। हुआ क्या था, देखो जो ये नम था, इनके जो प्रिंसिपल थे, जो इनके प्रिंसिपल्स वगैरह थे, उसके ऊपर सवाल उठने लगे थे कि तुम्हारे मतलब तुम तो ये कहते थे कि ना तो तुम यूएसए के अलाइंस में का हिस्सा बनोगे, ना ही यूएसएसआर के अलाइंसेस का हिस्सा बनोगे। तो अब ये क्या है, ये भी तो तुम एक ग्रुप बना रहे हो, एक ग्रुपिज्म बना रहे हो। तुम तो मना कर रहे थे कि तुम्हें किसी इन चक्करों में पढ़ना नहीं है, तुम्हें डेवलपमेंट के लिए टाइम चाहिए, तो तुम अब ये क्या कर रहे हो, तुम्हारे मतलब इतना बड़ा ग्रुप बनता जा रहा है ये। तो इसके ऊपर सवाल उठने लगे थे। तो जो नम था उसने अपने जो प्रिंसिपल्स हैं, जो अपनी पॉलिसी है, वो इस तरीके से डिस्क्राइब करी कि जो उनकी प्रिंसिपल्स हैं वो ना तो
आइसोलेटेड है, ना ही न्यूट्रल है। मतलब ये कि जो आइसोलेशनिज्म का मतलब होता है रिमेनिंग अलूफ फ्रॉम द वर्ल्ड अफेयर्स, वर्ल्ड में जो भी कुछ हो रहा है उन सब चीज़ों से अलूफ रहना, बिल्कुल अलग रहना, कोई मतलब नहीं है। आइसोलेशन का मतलब आप लोगों को अच्छे से पता होगा, आजकल बहुत ज़्यादा फेमस वर्ड है ये। और नॉन न्यूट्रलिटी, स्टेइंग आउट ऑफ द वॉर, न्यूट्रलिटी का मतलब वॉर से ही अलग रहना, वॉर में पड़ना ही ना। तो हमने ये कहा कि ऐसा कुछ नहीं है, ना ही हम आइसोलेटेड हैं, ना ही हम न्यूट्रल हैं। अब ऐसा इसलिए है क्योंकि इसका एग्जांपल है हमारे पास जवाहरलाल नेहरू। मैंने आपको अभी बताया था कैसे उन्होंने जो हमारा ये कोरिया था, नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया, उनके बीच में कितना बड़ा रोल प्ले किया था। तो हम ये तो कह ही नहीं सकते कि जो नम है वो बिल्कुल अलूफ़ है इन सब चीज़ों से, या इन सब चीज़ों में पड़ता ही नहीं है जो भी मतलब हो रहा है वर्ल्ड के अंदर। ऐसा नहीं है, नम पूरा ध्यान रखता है क्या हो रहा है और अपने पॉइंट ऑफ व्यू रखता है और कोशिश करता है कि सब ठीक हो जाए। ओके, सो नाउ विल सी आवर नेक्स्ट टॉपिक। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है न्यू इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्डर, NIEO। इसमें क्या हुआ था, जो हमारा नम था ऐसा नहीं था कि उसको कोई चैलेंज फेस नहीं करना पड़ा था या कोई प्रॉब्लम्स वगैरह नहीं थी, उसमें भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स थी। द चैलेंज फॉर न्यूली डिकोलोनाइज्ड कंट्रीज वॉज टू बिकम मोर डेवलप्ड इकोनॉमिकली एंड टू लिफ्ट देयर पीपल आउट ऑफ पॉवर्टी। तो इनका जो चैलेंज था वो क्या था, जो अभी भी डिकोलोनाइज्ड कंट्रीज़ हैं, जिनको अभी अभी ब्रिटिश रूल से आज़ादी मिली है, वो डेवलप्ड होना चाहती थी इकोनॉमिकली एंड टू लिफ्ट देयर पीपल आउट ऑफ पॉवर्टी। जो उनके लोग हैं उनको गरीबी से बाहर निकालना, ये उनके सबसे बड़े चैलेंजेस थे, अपनी इकोनॉमी को सही करना और जो जितने भी मतलब पुअर लोग हैं उनको गरीबी से बाहर निकालना। The United Nations Conference on Trade and Development (UNCTAD) brought out a report in 1972 entitled Towards a New Trade Policy for Development। देखो, जितनी भी ये कंट्रीज़ थी, डिकोलोनाइज्ड कंट्रीज़, न्यूली डिकोलोनाइज्ड कंट्रीज़ थी, उनको कंसिडर किया जाता था LDCs। LDCs का मतलब है लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज़, जिन कंट्रीज़ में इतनी ज़्यादा डेवलपमेंट नहीं हुई है। ऑब्वियस सी बात है, अभी अभी उनको आज़ादी मिली है ब्रिटिश रूल से, जिन लोगों ने मतलब इतने बुरा हाल कर दिया था, आपको पता ही है, मुझे नहीं लगता इस बारे में बताने की ज़रूरत है। तो इसलिए इनको लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज़ कहा गया है। द यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस, जो यूनाइटेड नेशन की कॉन्फ्रेंस हुई थी UNCTAD, वो उसने एक रिपोर्ट दी 1972 में। देखो, जो मीटिंग हुई थी 1961 में, जो असेंबली हुई थी 1961 में बेलग्रेड में, उसके ऊपर इन लोगों का इतना ध्यान नहीं गया था, जो इनकी ये इकोनॉमी है या पोवर्टी, इन सब चीज़ों पे ध्यान नहीं दिया था उस टाइम पर। लेकिन 1972 में जो कॉन्फ्रेंस हुई ये वाली, इसके ऊपर इन्होंने एक रिपोर्ट निकाली जिसका टाइटल था टुवर्ड्स अ न्यू ट्रेड पॉलिसी फॉर डेवलपमेंट। ट्रेड का मतलब होता है व्यापार, जो पूरे देश में व्यापार वगैरह होता है, उन सब चीज़ों के ऊपर उन लोगों ने एक रिपोर्ट निकाली और इसके अंदर 4 रिफॉर्म्स आए। 4 रिफॉर्म्स कौन कौन सा है वो अब हम देखेंगे। अब हम जल्दी से वो 4 रिफॉर्म्स देख लेते हैं। तो फर्स्ट रिफॉर्म था गिव द LDCs कंट्रोल ओवर देयर नेचुरल रिसोर्सेज एक्सप्लॉइटेड बाय द डेवलप्ड वेस्टर्न कंट्रीज़। तो उनका पहला ये पॉइंट था कि जो LDCs हैं, लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं, उनको पूरा कंट्रोल दे दिया जाए उनके नेचुरल रिसोर्सेज पे, जो एक्सप्लॉइट कर दिए हैं किसने, वेस्टर्न कंट्रीज़ ने। डेवलप्ड वेस्टर्न कंट्रीज़ की वजह से जो नेचुरल रिसोर्सेज एक्सप्लॉइट हुए हैं उनके ऊपर उनको पूरा कंट्रोल दिया जाए। दूसरा ये था कि ऑब्टेन एक्सेस टू वेस्टर्न मार्केट्स सो दैट द LDCs कुड सेल देयर प्रोडक्ट्स एंड देयरफॉर मेक ट्रेड फॉर मोर बेनिफिशियल फॉर द पुअरर कंट्रीज़। देखो, नेक्स्ट ये कह रहे हैं वो लोग कि जितने भी मतलब वेस्टर्न मार्केट्स हैं, वो पता है आपको, डेवलप्ड कंट्रीज़ के जितने भी वेस्टर्न मार्केट्स हैं, वहाँ पर जो LDCs हैं उनको एक्सेस दे दिया जाए, परमिशन दे दी जाए कि वो अपने वहाँ पर जाकर प्रोडक्ट्स को बेच सकें, और जितने भी पुअरर कंट्रीज़ हैं, लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं, उनको थोड़ा सा बेनिफिट मिल जाए ट्रेड में। थर्ड था रिड्यूस द कॉस्ट ऑफ टेक्नोलॉजी फ्रॉम द वेस्टर्न कंट्रीज़। थर्ड देखो, काफ़ी इजी है ये। इसके अंदर ये कहना था कि जितने से मतलब किसी भी फैक्ट्री इंडस्ट्री को सेटअप करने के लिए मशीनरीज़ वगैरह चाहिए होती हैं, जो वेस्टर्न कंट्रीज से लेकर आते हैं, तो उनकी जो अमाउंट है मशीन्स वगैरह की, टेक्नोलॉजी की, उसको थोड़ा सा कम कर दिया जाए ताकि वो लोग ख़रीद सकें आराम से। एंड लास्ट पॉइंट था प्रोवाइड द LDCs विद अ ग्रेटर रोल इन इंटरनेशनल इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशंस। तो फोर्थ में ये कह रहे हैं कि उनको थोड़ा सा इम्पोर्टेंस दी जाए कि अपनी अपनी बात को वो रख सकें और उनकी बातों को सही से सुना जाए। दैट्स इट, इनके 4 रिफॉर्म्स ये थे। अब हम आगे देखते हैं। ओके,
सो नेक्स्ट पॉइंट है द नेचर ऑफ नॉन अलाइनमेंट चेंज्ड टू गिव ग्रेटर इंपॉर्टेंस टू इकोनॉमिक इश्यूज एज अ रिजल्ट नम बिकेम एन इकोनॉमिक प्रेशर ग्रुप। हुआ क्या, जो ये जो इनका नेचर था, मतलब इन्होंने अब चेंज किया, मतलब इन्होंने ध्यान देना शुरू किया, जो इनके इकोनॉमिक इश्यूज़ थे इन सब चीज़ों पे ध्यान देना शुरू किया और इसको एक ग्रेटर इंपॉर्टेंस देने लगे। और एज अ रिजल्ट क्या हुआ, जो नम था, नम बिकेम एन इकोनॉमिक प्रेशर ग्रुप, एक इकोनॉमिक प्रेशर ग्रुप बन गया था नम। अब हम देखते हैं इकोनॉमिक इश्यूज़ क्या रहे होंगे। तो हुआ ये कि 1980s आते आते जो इनिशिएट थे NEIO के, न्यू इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्डर के, या जो रिफॉर्म्स हमने अभी पढ़े थे, 4 रिफॉर्म्स जो भी हमने अभी देखे थे, तो वो क्या होने लगे, धीरे धीरे फेड होने लगे। कोई भी उनको फॉलो नहीं कर रहा था, जितनी भी वेस्टर्न कंट्रीज़ थी वो उनको फॉलो नहीं कर रहे थे। वहाँ से कॉम्पिटिशन आने लगा था वेस्टर्न कंट्रीज़ से, मतलब वो नहीं चाहते थे कि ये लोग डेवलप करें, ये वाली कंट्रीज़ डेवलप करें, अगेंस्ट थे एक तरीके से। तो जो नम कंट्रीज़ थी, नम की कंट्रीज़, उन्होंने बहुत ज़्यादा स्ट्रगल किया अपना, फिर एक साथ यूनाइट होकर लड़े वो इस चीज़ के लिए, एंड फिर धीरे धीरे कुछ चेंजेस देखने को मिले थे। तो हम अपना नेक्स्ट टॉपिक देख लेते हैं, जो हमारा लास्ट टॉपिक है, इंडिया एंड द कोल्ड वॉर। तो इंडिया फॉलोड अ 2-वे पॉलिसी रिगार्डिंग द कोल्ड वॉर। इंडिया ने 2-वे पॉलिसी को फॉलो किया। कौन कौन सी थी? इट डिडंट जॉइन एनी ऑफ द अलाइंसेज, कोई भी अलाइंसेज उन्होंने ज्वाइन नहीं करी, सीधी सी बात है। नम में थे, नम का पार्ट थी इंडिया, है ना, उसके अंदर इंक्लूड थी, तो सीधी सी बात है कोई भी अलाइंस को ज्वाइन नहीं किया, ना ही USA के अलाइंस को, ना ही USSR के अलाइंस को। रेज्ड वॉइड अगेंस्ट द न्यूली डिकोलोनाइज्ड कंट्रीज बिकमिंग पार्ट ऑफ दीज अलाइंसेज। उन्होंने आवाज़ उठाई, जितनी भी न्यू डिकोलोनाइज्ड कंट्रीज़ थी उनको कहा कि ना तो तुम्हें USA का पार्ट बनने की ज़रूरत है, ना ही USSR के अलाइंस का हिस्सा बनने की ज़रूरत है, तुम नम में आ जाओ, एक थर्ड वर्ल्ड जो है उसके अंदर उसका पार्ट बन जाओ। द पॉलिसी ऑफ इंडिया वॉज नॉट फ्लिंग अवे बट वॉज इन फेवर ऑफ एक्टिवली पार्टिसिपेटिंग इन वर्ल्ड अफेयर्स टू सॉफ्टन कोल्ड वॉर राइवलरीज। जो पॉलिसी थी इंडिया की, जो नम की थी वही थी, सीधी सी बात है, जब उसका पार्ट थी तो वही होगी। तो जो इनकी पॉलिसी थी वही थी कि फ्लिंग अवे का मतलब होता है टू रन अवे, मतलब जितनी भी वर्ल्ड अफेयर्स हैं उन सब चीज़ों से भागना नहीं था, उन सब चीज़ों से अलूफ रहना नहीं था, ना ही आइसोलेशनिज्म था, ना ही न्यूट्रलिटी थी, बल्कि वो पूरा फेवर में थे कि जितने भी वर्ल्ड अफेयर्स हो रहे हैं उन सब चीज़ों में खुलकर पार्टिसिपेट करना, अपने पॉइंट ऑफ व्यू रखना, अपनी मतलब हेल्प करना जितनी कर सकते हैं, और कोल्ड वॉर को एक तरीके से सॉफ्ट कर देना। अब हम देखते हैं कि नम से इंडिया को क्या मिला। नम गेव इंडिया द पावर टू टेक इंटरनेशनल डिसीजंस एंड टू बैलेंस वन सुपर पावर अगेंस्ट द अदर। तो देखो नम से क्या मिला इंडिया को, एक पावर मिली इंटरनेशनल डिसीजंस अपने खुद लेने की, दूसरा बैलेंस वन सुपर पावर अगेंस्ट द अदर। इसका मतलब ये है कि अगर मान लो कि 2 सुपर पावर थी, USA एंड USSR, ठीक है, इनके बीच में बैलेंस, इनके पास 2 ऑप्शन थे इंडिया के पास। अगर USSR इग्नोर करता है इंडिया को तो वो इंडिया कहाँ चला जाएगा, USA के पास चला जाएगा। अगर USA इग्नोर करेगा तो इंडिया USSR के पास चला जाएगा। तो उसके पास क्या थे, 2 ऑप्शन थे, उसने बैलेंस कर रखा था पावर को दोनों के अगेंस्ट। 4th पॉइंट है, इंडियाज़ पॉलिसी ऑफ नॉन अलाइनमेंट वॉज क्रिटिसाइज्ड ऑन अ नंबर ऑफ काउंट्स बट स्टिल इट हैज़ बिकम बोथ एज एन इंटरनेशनल मूवमेंट एंड अ कोर ऑफ इंडियाज़ फॉरेन पॉलिसी। तो अब ये है कि जो इंडिया की पॉलिसी थी, ठीक है, जो इंडिया की पॉलिसी थी वो क्रिटिसाइज़ करी गई थी, काफ़ी लोगों ने उस चीज़ को क्रिटिसाइज़ किया, बट स्टिल इट हैज़ बिकम बोथ एज एन इंटरनेशनल मूवमेंट एंड अ कोर ऑफ इंडियाज़ फॉरेन पॉलिसी। तो अब क्रिटिसाइज़ क्यों करा गया, किस वजह से करा गया, वो हम फटाफट से देख लेते हैं। छोटा सा ही पार्ट है, फिर हमारा चैप्टर यहीं फिनिश हो जाएगा। अब हम जल्दी से ये देख लेते हैं कि क्रिटिसाइज़ क्यों करा गया। देखो, बिकॉज इन द नेम ऑफ सर्विंग रेशनल इंटरेस्ट इंडिया समटाइम्स डिडंट टेक फर्म स्टैंसेस ऑन इंपॉर्टेंट इंटरनेशनल इशूज़। तो कुछ लोगों का ये कहना था कि जो इंडिया है वो खुलकर पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है, जो इंटरनेशनल इशूज़ हैं उसके ऊपर अपना पॉइंट ऑफ व्यू नहीं रख रहा, तो इस वजह से उनको क्रिटिसाइज़ किया गया। लेकिन ऐसा कुछ नहीं था। आपको पता है इंडिया की पॉलिसी क्या थी, ना ही वो आइसोलेटेड में बिलीव करते थे, ना ही न्यूट्रल थे। उन्होंने साफ साफ कहा था, उनका ये मानना था कि वो इस फेवर में थे कि खुलकर पार्टिसिपेट करेंगे, जो भी वर्ल्ड अफेयर्स हैं उन पर अपना खुलकर पॉइंट ऑफ व्यू देंगे। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। इंडिया वॉज इनकन्सिस्टेंट एंड टेक कॉन्ट्राडिक्टरी पोस्चर्स। तो कुछ लोगों का कहना ये भी था कि जो इंडिया है वो जो कहता है वो करता नहीं है। ऐसा इसलिए कहा था क्योंकि हमें पता है कि जो नम था उसने ये कहा था कि ना ही हमें USA के साइड होना है, ना ही हमें USSR के साइड होना है। तो लेकिन क्या हुआ कि एक ट्रीटी ऑफ फ्रेंडशिप साइन हुई थी इन अगस्त 1971। ये एक एग्जांपल है। एक ट्रीटी ऑफ फ्रेंडशिप साइन हुई थी अगस्त में 1971 में विद USSR। इंडिया ने साइन करी थी ये ट्रीटी, तो इसलिए ये क्रिटिसाइज़ करा गया था, लोगों ने इसलिए क्रिटिसाइज़ किया था। लेकिन यार ये इसलिए किया था इंडिया ने क्योंकि उसको मिलिट्री एड की ज़रूरत थी, क्योंकि बांग्लादेश वॉर चल रहा था उस टाइम पर, इसलिए उनको मिलिट्री एड की ज़रूरत थी, इसलिए उन्होंने ट्रीटी ऑफ फ्रेंडशिप साइन करी थी। लेकिन इसका मतलब ये नहीं था कि इंडिया USSR की साइड हो गई है। बस ये
उन्होंने सिर्फ इसलिए करी थी क्योंकि उन्हें मिलिट्री एड चाहिए था, और उन्होंने साफ साफ कहा था कि इसका मतलब ये नहीं है कि हम तुम्हारे साइड हो चुके हैं, अगर हमें यूएसए से ज़रूरत पड़ेगी किसी भी चीज़ की तो हम वहाँ जाएंगे। इसका मतलब ये नहीं हुआ कि उनसे हमारा रिलेशन ख़त्म हो जाएगा, उनके साथ जो हमारा रिलेशन है वो कंटिन्यू रहेगा। हमें किसी भी चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी इन फ्यूचर में तो हम उनके पास जाएंगे। तो ये दैट्स इट फॉर दिस वीडियो, एंड यहीं पे हमारा चैप्टर ख़त्म हो गया। इंडिया इन द कोल्ड वॉर, सॉरी द कोल्ड वॉर एरा, हमारा चैप्टर यहीं ख़त्म हो चुका है। आई होप आपको ये चैप्टर समझ में आया होगा। ओके, सो टेक केयर, बाय बाय।